हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये दोस्तों सब्जेक्ट आपका एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है। एकेटीयू यूनिवर्सिटी में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा मतलब देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी अदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें ये सब्जेक्ट कॉमन है और आपको देखने को मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। 2025 में किसके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मतलब कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मतलब बार बार रिपीट होते हैं, बार बार जिनको जो मतलब आते रहते हैं एग्ज़ाम्स में, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे। हालांकि इससे पहले भी दोस्तों मैंने एक बहुत लंबा वीडियो बना करके रखा हुआ है, करीब 2-2.5 घंटे का, 3 घंटे का ऑलमोस्ट, आई थिंक। इसमें क्या है दोस्तों, ये हम लोगों ने पूरा ये सब्जेक्ट का जितने भी सब्जेक्ट हैं, मतलब जितने जो भी सब्जेक्ट है उसका यूनिट फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक के सभी टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लो जा करके। अगर आप ये पूरा केवल वीडियो भी देख लोगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अभी हम यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक्चुअल में मतलब है क्या चीज़ें। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन जो आता है वो आपको होता है कि मैनेजमेंट क्या, उसका डिफिनेशन, स्कोप, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, लेवल्स वगैरह बताने को बोलता है। तो सिंपली जो मैनेजमेंट इज़ व्हाट, मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो? मैनेजमेंट इज इक्वल्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्यूटिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी कि किसी भी चीज़ का प्लान करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको एक्चुअल में एक्यूट मतलब कि इम्प्लीमेंट करना, एंड देन उसके बाद में जो भी जहाँ पर भी जो गैप्स आ रहे हैं उसको कंट्रोल करना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट बोल रहे हैं। इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स बाई द यूजेस ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज। लोगों का रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूज़ करना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट बोल रहे हैं। इसके लेवल्स की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा हम डीप में नहीं जा रहे, केवल थोड़ा थोड़ा हम जा रहे हैं कि इसके जो लेवल्स होते हैं वो 3 होते हैं: टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उसको आप अलग अलग नामों से भी बोल सकते हो, बट ये 3 नाम ध्यान रखो बेसिकली: टॉप, मिडिल एंड लोअर। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग भी डेफिनेशंस दी गई हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के ऊपर तो यहाँ सब बताया गया है कि कौन कौन सी डेफिनेशन किस किस तरीके से दी गई है। तो दूसरे दूसरे ऑथर्स के अकॉर्डिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सब होते हैं, 7 फंक्शंस होते हैं। लेकिन अगर हम उसको देखा जाए तो हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये एकदम फिनिश्ड डेफिनेशन है मतलब मैनेजमेंट की, जो बुकिश एक तरीके से होती है, तो उसको ही हम बोल रहे हैं। देन यहाँ पर 14 प्रिंसिपल्स क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाता है। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताओ। तो हेनरी फ्यूल ने, ये एक दोस्तों ऑथर थे, स्कॉलर थे, तो इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे कि हमको अगर कोई भी काम को अच्छे तरीके से करना है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेस पानी है, तो कौन कौन से 14 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी। तो डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी कि वर्क का प्रॉपर डिवीज़न होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। इस तरीके से इन्होंने 14 प्रिंसिपल को बताया है। तो इन सभी 14 प्रिंसिपल को ध्यान रख लो, जब ज़रूरत पड़े तो मतलब अच्छे से इसको लिख देना है ना। सभी को अगर मतलब क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना होगा। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। देन यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन प्लानिंग। प्लानिंग से आप क्या समझते हो, उसका नेचर, टाइप्स, इंपॉर्टेंस, ये सभी चीज़ों को मैंने बहुत ही डिटेल में बताया। मैं बार बार इन चीज़ों को नहीं बताऊँगा, बहुत ही डिटेल में मैं कई बार बता चुका हूँ, सेपरेट वीडियो, लॉन्ग वीडियो। इसके अलावा लास्ट ईयर का भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था, उसमें भी बताया था। तो अगर आप इन सभी वीडियोस को देख लेते हो, या अगर नहीं भी देखते हो, जो मैंने आपका वीडियो को सजेशन दिया सब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, उस भी वीडियो को देख लेते हो ना, आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बस आपको यहाँ पर प्लानिंग के बारे में देखना है, नेचर उसका बताना है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी तरीके के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग हाउ टू अचीव दम। यानी कि ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना एंड देन उसको अचीव करने के लिए अपने जो भी है केपीआईज को, मतलब अलग अलग छोटे छोटे टारगेट को बनाना और उसको अचीव करना। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? प्लानिंग बोल रहे हैं। इसका नेचर क्या होता है? कॉन्टिन्यूस, गोल ओरिएंटेड, फ्यूचर
फ्यूचरिस्टिक, यानी कि फ्यूचर से रिलेटेड होती है आपकी जो प्लानिंग होती है। जब तक आप किसी चीज़ का प्लान नहीं करोगे, यू कैन नॉट बी एबल टू मीन्स गेट सक्सेस, और यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग, है ना, अचीव योर गोल्स। सो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई कि अगर आपको कुछ भी चीज़ को अचीव करना है या कुछ भी चीज़ का वो चाहिए, तो आपको सबसे पहले प्लानिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो इसके टाइप्स क्या है? स्ट्रेटजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, ये सभी तरीके की प्लानिंग्स होती है। यहाँ पर उसका पूरा प्रोसेस मैंने बार बार बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, स्ट्रेटजिक तरीके की प्लानिंग यानी लॉन्ग टर्म्स को गोल के लिए जो होता है टॉप मैनेजमेंट प्लान करता है। टेक्टिकल प्लानिंग जो होती है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। ये मतलब टेक्टिकल प्लानिंग जो होती है शॉर्ट रेंज की होती है, मतलब कुछ मंथ की हो सकती है या कुछ वीक्स की हो सकती है। वहीं ऑपरेशनल यानी कि डे टू डे एक्टिविटीज़ की जो भी प्लानिंग्स होती है वो लोअर लेवल का मैनेजमेंट करता है। इसके अलावा यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कॉन्टिजेंसी, यानी ये जो प्लान होता है ना दोस्तों, बेसिकली क्या होता है, जस्ट अ मिनट, ये जो प्लान है बेसिकली इस वजह से बनाया जाता है आपका कि बैकअप प्लान रखने के लिए। सपोज आपने दो प्लान बनाए, प्लान ए प्लान बी, और जो एक प्लान आपका फेल हो गया, नहीं है आप उसको कर पाए, तो प्लान बी उस केस में आप क्या करोगे। सो इसी को ही हम ये वाला प्लान बोल रहे हैं, कॉन्टिजेंसी करके। ये क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन में कुछ देख लीजिएगा, है ना। बाकी ये जो प्लान होता है एक तरीके का प्लान भी होता है, या फिर इसको आप बैकअप प्लान बोल सकते हो। जबकि प्राइमरी प्लान जो है, जो आपने फर्स्ट प्लान बनाया, वो अगर फेल हो जाता है तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मैनेजरल स्किल्स एंड रोल्स बताइए। सो मैनेजरल स्किल्स और रोल्स में मैंने बहुत सारे अलग अलग तरीके की यहाँ पे बताया कि जो एक मैनेजर होता है उसको कौन कौन से रोल्स प्ले करने होते हैं। तो इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीजनल, ये इस तरीके के डायग्राम को आप ध्यान रख लेना। देन इसके अलावा आपको कुछ एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। और इसके अलावा मैनेजरल स्किल्स कौन कौन सी होती हैं? कॉन्सेप्चुअल स्किल, ह्यूमन स्किल, टेक्निकल स्किल। कॉन्सेप्चुअल का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग से रिलेटेड, जो मतलब दूरदर्शिता है ना, जिसको बोल सकते हैं। देन ह्यूमन, वो टॉप मैनेजमेंट के पास में होना चाहिए। जो मिडिल मैनेजमेंट है उसके पास में ह्यूमन टच होना चाहिए। जन जो सुपरवाइज़र, जो लोअर लेवल का मैनेजमेंट है, उसके पास में टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड वो चीज़ होनी चाहिए। तो ये सभी स्किल्स है जो कि अलग अलग मैनेजमेंट के हिसाब से अलग अलग मीन्स उसको बोलते हैं ना कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पर सब बताया गया हुआ है। शॉर्ट एनालिसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। शॉर्ट एनालिसिस को आपने पहले भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर देख लो। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। शॉर्ट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। इसके लिए इसको आपको अगर देना है अच्छे से, मतलब शॉर्ट एनालिसिस को समझाना है, तो एग्जांपल्स को ज़रूर से कोट करना। एग्जांपल्स को अगर आप कोट करोगे तो आप बहुत अच्छे से मतलब इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। इसके अलावा यूज़ दिस डायग्राम फॉर एक्सप्लेनिंग द शॉर्ट एनालिसिस। जब तक आप शॉर्ट एनालिसिस का कोई भी एक तरीके का डायग्राम नहीं बनाओगे तो वो फिर अच्छा कंसीडर नहीं किया जाएगा उस आंसर को। तो यहाँ पर ये देख लो। देन इसके बाद मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO क्वेश्चन पूछता है। तो इसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, इसमें क्या होता है, बोथ द पार्टीज, यानी कि जो मैनेजमेंट होता है इसके साथ ही साथ में मैनेजमेंट एज वेल एज लोअर लेवल के जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो दोनों एक पॉइंट पे आकर के एग्री होते हैं कि हाँ हम ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। तो इसी को क्या बोल रहे हैं कि अचीविंग द गोल्स, यानी कि किसी भी गोल्स को अचीव करने के लिए जब जिस पॉइंट पे मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ दोनों एग्री होते हैं, उसी पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इन अदर वर्ड्स, MBO इज़ अ प्रोसेस इन विच अ मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़ एग्रीज ऑन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गोल एंड देन डेवलप प्लान टू रीच देम। यानी कि उस गोल को अचीव करने के लिए दोनों लोग जहाँ पर साथ मिल करके आगे बढ़ते हैं, मतलब काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। देन इसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज जस्ट अबाउट टू
चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव अमॉन्ग द अदर ऑप्शंस, यानी कि डिसीजन, जैसे हमारे पास में कोई भी गोल को अचीव करने के लिए 10 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो हम कौन से ऑप्शंस को ऑप्ट करेंगे, कौन से ऑप्शन को चूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू गेट आवर गोल सक्सेस, यानी अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने चीज़ों को अचीव करने के लिए हमको कौन सी डिसीजन को फॉलो करेंगे, कौन से अल्टरनेटिव का चूज़ करेंगे, और उसके करेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब पूछता है, तो यहाँ पर आपको देख लेना है। तो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या मतलब क्या होता है, तो ये सेकंड की फंक्शन है बेसिकली। ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ काइंड ऑफ सोशल गैदरिंग प्लेटफॉर्म। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट गोल्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। पीपल हु आर कनेक्टेड विद एनी ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर अलग अलग तरीके के आपको ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स बताए गए, जैसे कि लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल, मिक्स्ड एंड प्रोजेक्ट। ये 5 तरीके के टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये होते हैं। तो ये आप जरूर से इसके डायग्राम्स को देख लो, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं अभी बता सकता हूँ बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आपको बता करके रखा हुआ है। देन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर छोटी है, तो उसकी जो भी सारी पावर होती है, जो भी सारे राइट्स होते हैं, वो किसी एक बंदे के पास में होते हैं। वो मालिक होता है और उसके नीचे जितने भी लोग होते हैं वो एक तरीके से नौकर होकर के काम करते हैं। वही डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, तो उसमें जो पावर होती है, जो टॉप मैनेजमेंट की होती है, वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जैसे डिसीजन मेकिंग पावर, अकाउंट है ना, अकाउंट्स रिलेटेड जो भी पावर होगी अकाउंट डिपार्टमेंट के पास में होगा। एचआर रिलेटेड पावर जो होगी वो एचआर डिपार्टमेंट के पास में होगी, यानी ह्यूमंस रिलेटेड हायरिंग वगैरह करना, किसको हायर करना है, किसको नहीं करना है। तो अलग अलग तरीके की जो भी पावर्स होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो उसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन बोल रहे हैं। तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंट्रलाइजेशन एंड बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली डिसेंट्रलाइजेशन हमको देखने को मिलता है। नाउ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ द मैनेजमेंट मतलब क्या है कि एक व्यक्ति के, एक मैनेजर के अंदर कितने अदर सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो काम कर सकते हैं। तो इसी को हम बोले नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स मतलब कि जो आपके नीचे काम करने वाले हैं, मैनेज्ड बाय अ सुपरवाइजर। किसी सुपरवाइजर या मैनेजर के द्वारा कितने लोग एक साथ कितने अंडर में उसके काम कर सकते हैं। तो ये इसके टाइप्स जो होते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, वाइड एंड नैरो। यहाँ पर बताया गया कि नैरो अगर होगा तो उसमें कुछ ही एम्प्लॉयज़ होंगे, और अगर वाइड होगा तो उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे। जैसे कि यहाँ पर नैरो है, जैसे एक व्यक्ति है, एक मैनेजर है यहाँ पर, ठीक है, एक मैनेजर है, तो उसके नीचे अगर 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके के 2-3 लोग अगर काम कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपका नैरो स्पैन हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। लेकिन अगर यहाँ पर वाइड स्पैन है, तो एक मैनेजर के अंदर 10-10 सबऑर्डिनेट्स, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया कि वाइड स्पैन, यानी इसमें आपको कम मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गया स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग क्या होती है, आपको पता ही कि हायरिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज़ इज इक्वल टू स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब कि लोगों को भर्ती करने से रिलेटेड काम, ठीक है। इसकी यहाँ पर पूरे प्रोसेस बताया गया है, तो देख लेना। पहले भी मैंने बताया, रिक्रूटमेंट के बारे में पूछा ही जाता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटमेंट इज जस्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वहीं रिक्रूटमेंट के बाद में सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पूछते हैं कि इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज, ये सब मैंने आपको दोस्तों बता करके रखा हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस ये होता है कि जितने जो भी आपने कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया है अपनी कंपनी तक लेकर के आओ, उन सभी लोगों में से बेस्ट को चूज़ करना, बेस्ट कैंडिडेट्स को चूज़ करना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए एकदम तैयार करना। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस बोल रहे हैं। तो सिलेक्शन इज़ द मीन्स फाइनल प्रोसेस एंड दीज आर द स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन। देन इसमें आपसे पूछता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बीच में डिफरेंस बताओ, तो यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप लोगों के लिए इसको देख लीजिएगा। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म हो गया, वही डेवलपमेंट जो होता है वो आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ। मतलब इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझा सकता हूँ, बट अभी मैं मतलब मेरे पास टाइम भी कम है और
मैं इसको जस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिलीवर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सभी चीज़ें बता करके रखे हैं। तो ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, ये सभी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैंने आप लोगों को बताया है। देन एमबी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस फोकसेस ऑनली सिग्निफिकेंट डाइवर्जन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, यानी कि जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होता है, एमबी होता है, उसका क्या मतलब होता है कि जो एक मैनेजर होता है वो हर कुछ नहीं काम कर सकता, यानी कि हर एक तरीके के काम हर एक जगह अपनी मतलब दिमाग लगाना वो सब नहीं कर सकता है। तो जो एक मैनेजर होता है वो क्या करता है, केवल कुछ ही एरियाज़ में एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट देखता है। देन बाकी जो दूसरे काम होते हैं वो लेट द अदर्स ऑल्सो इनिशिएट द थिंग्स, यानी कि दूसरे लोग अपना काम करते हैं और मैनेजर्स कुछ ही चीज़ों में अच्छा अपना बेस्ट परफॉर्म करता है। हर चीज़ में जा कर के मतलब वो नहीं करना होता है। तो फोकसेज ऑनली सिग्निफिकेंट, यानी कि कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ों में अपना देखना, जिससे कि आपकी जो भी वो होते हैं रिजल्ट्स होते हैं वो अच्छे आकर के निकले। यहाँ पर बताया गया कि इससे क्या होता है, सेव टाइम, एफर्ट्स एंड एनर्जीज ऑफ द मैनेजर, क्योंकि अगर मैनेजर हर कुछ देखने लगेगा तो फिर वो कुछ भी नहीं कंट्रोल कर पाएगा ना। तो ये सभी यहाँ पर बताया गया। देन पर्सनैलिटी की टाइप्स बताओ, पर्सनैलिटी क्या होती है। तो पर्सनैलिटी अलग अलग तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। कोई स्कॉलर ने इसको कैसे डिफाइन किया उसका नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पर देख लो पर्सनैलिटी को आपको कैसे डिफाइन करना है। MBTI 16 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी होते हैं। तो और बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, यहाँ पर सभी चीज़ों को आपको देख लेना है। MBTI ये मैंने आप लोगों को अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। तो अगर आप MBTI के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले करके जाते हो ना तो अच्छी बात है, उसमें आप एक्सप्लेन कर लोगे। देन इसके अलावा अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें आपका दैट कंटेन्स ओपननेस, कंसाइजनेस, एक्स्ट्रावर्जन, देन एग्रीएबलनेस, देन न्यूट्रिसिज्म। ये अलग अलग तरीके के 5 थिंग्स होते हैं जिसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। ये सभी वर्ड्स को ध्यान रखें। एटीट्यूड क्या होता है, ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड बताओ। ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी होगी। एटीट्यूड मतलब कि आप पर्सन्स मेंटल आउटलुक की वो किस तरीके की, उसका क्या विचार है किसी भी टॉपिक को लेकर के। देन कंपोनेंट्स उसके क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर देखो बताया गया ABC है ना, अफेक्टिव, बिहेवियरल, कोग्नेटिव। यहाँ पर इसके एग्जांपल सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता करके दिए हुए हैं। यहाँ पर जुहदी विंडो क्या होती है, जुहदी विंडो मतलब कि सेल्फ अवेयरनेस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए यहाँ पर 4, यानी ओपन सेल्फ की जो चीज़ें आप खुद भी जानते हो दूसरे भी जानते हैं। देन ब्लाइंड सेल्फ, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन दैट यू डोंट नो, जो आप नहीं जानते हो बट अदर्स आपके बारे में, जो दूसरे लोग होते हैं वो आपके बारे में जानते हैं। हिडन सेल्फ ना, हिडन सेल्फ में क्या होता है कि आप अपने बारे में तो जानते हो, इन्फॉर्मेशन दैट यू नो बट अदर्स डोंट नो। अपने हिडन सेल्फ का मतलब ये हो गया कि जो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में जो आप खुद तो जानते हो लेकिन दूसरे नहीं जानते। एंड अननोन सेल्फ में क्या होता है कि ना आपके बारे में कोई दूसरा जानता है ना आप अपने बारे में जानते हो उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर अननोन सेल्फ, तो यहाँ पर आपको कैटेगराइज करना होता है। मैनेजर्स बेसिकली इसको कैटेगराइज करते हैं कि किसी भी पर्सन को अपने लिए, तो उससे उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है। ट्रांजेक्शनल एनालिसिस ये क्या होती है कि अपने वे ऑफ रिप्लाई को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर ट्रांजेक्शनल एनालिसिस होते हैं। हेल्प पीपल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स सो दैट द रिलेशनशिप विद अदर्स कैन बी इम्प्रूव्ड। यहाँ पर सभी चीज़ें बताई गई, कैसे आपको रिप्लाई करना है, वे ऑफ रिप्लाई क्या हो सकता है। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं बेसिकली, पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड ईगो। इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया है। सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर मोटिवेशनल क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन की दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देन इसके अलावा इसकी थ्योरीज में आपको बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज मिलती है, जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज है वो ये है मास्लोव की थ्योरी, मैकलैंड की थ्योरी एंड देन रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अब मैं इसके थ्योरीज के बारे में और बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, मैंने बहुत मतलब बता दिया है सारी चीज़ों को अच्छे से। सो इसको आप देख लो एक एक करके। देन इसके बाद में एक क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ऑफ कर्टिन्स लॉ मॉडल, उनका मॉडल का बताओ। तो इसमें क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब भी कोई भी चेंजेस करना होता है ना तो उसको 3 स्टेजेस से गुजरना होता है, अनफ्रीज्ड, चेंज एंड रिफ्रीज। यानी कि अनफ्रीज्ड में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको जिसको नहीं चेंज किया जा सकता, मतलब जो अपने मतलब रिजिड है। जैसे देखा जाए तो कोई भी
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ, 8 घंटे की अगर ड्यूटी चल रही है उसमें, तो वो 8 घंटे की ड्यूटी वो फिक्स है लोगों के लिए, लेकिन अगर उसको 8 घंटे से 12 घंटे के लिए लेकर के जाना है तो उसको पहले अनफ्रीज करना होगा। ठीक है, उसके बाद में उसको चेंज करके कुछ दिनों के लिए देखना होगा, इम्प्लीमेंट करके कि क्या वो चीज़ें सही चल रही हैं। अगर सही चल रही तो ठीक है, और अगर नहीं सही चलेगी तो फिर उसको हटा देना। देन उसके बाद में अगर 12 घंटे की ड्यूटी अगर सही चल रही है, लोग उससे सेटिस्फाई, सब कुछ है, अच्छा चल रहा है, तो उसको रिफ्रेश कर दो, यानी 8 घंटे की ड्यूटी से उसको 12 घंटे की लेके के जाओ। तो यहाँ पर अनफ्रीज, चेंज एंड रिफ्रेश। तो ये दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन, एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें एक तरीके की छोटा सा ओवरव्यू मिल गया होगा। बाकी वो वाला वीडियो आप ज़रूर से देख लो जाकर के, कमाल का वीडियो मैंने बनाया हुआ है। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने 2-3 घंटे का कैसे एक वीडियो को रिकॉर्ड कर दिया, बट स्टिल आई डिड दैट। सो देखो, उसका बेनिफिट लो। पीडीएफ वगैरह चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। और बताना कैसा आपका एग्ज़ाम रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, सो दैट क्या आई विल बी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट। बताना तो कैसा क्या रहा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू वंस अगैन।